Hello dear students, how are you all? Hope you all doing good. Today we'll be going to discuss topic force and Newton's laws of motion, class 9th physics, and I'm Priyanka Maan from KV Lakhanpur. First thing which we are going to discuss is what is force. Force is a very common word, as you all know. Force एक तरह का push या pull है which tends to change the state of motion of the body. Now what does this mean? When you apply force, suppose हम एक बॉल को हिट करते हैं with the help of a bat, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, या फिर हॉकी प्लेयर्स जब प्ले करते हैं या हम जब टेबल के ऊपर एक पुश या पुल लगाते हैं तो वो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है. दैट मीन्स दैट फोर्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मोशन को रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट को मोशन में ला सकती है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है. सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज, फर्स्ट इज इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. सेकेंड इज इट कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक रबर को आप स्ट्रेच करते हो, उसका साइज चेंज कर देते हो. एक रबर की बॉल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चेंज. स्पीड कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स. व्हेन अ क्रिकेटर कैचेस द बॉल, द स्पीड लोअर्स डाउन. तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फोर्स लगाएं और जो है कोई चेंज ना आए. दैट मीन्स सपोज यू आर पुशिंग अ वॉल. हम वॉल को पुश तो कर रहे हैं बट वो फोर्स उतनी नहीं है जो उस वॉल को मूव कर सके या उसकी स्टेट को चेंज कर सके. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट वाले डायग्राम में ये टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं बच्चे, और इसमें आप देख सकते हैं that on the right side also the force is 300 Newton and on the left side also the force is 300 Newton. इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी टीम हारेगी नहीं, कोई भी टीम जीतेगी नहीं, because the forces are equal and opposite. So the definition of balanced forces says that when the forces are equal and opposite, किसी भी बॉडी पे जब forces दोनों डायरेक्शन से लगती हैं पर बराबर होती हैं तो नेट फोर्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. सो दोज काइंड ऑफ फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड, जिसमें जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहती है. बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी ये वाली जो टीम है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है 400 न्यूटन और जो सेकेंड टीम है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है 300 न्यूटन. तो जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, ग्रेटर फोर्स माइनस द स्मॉलर फोर्स, एंड नेट फोर्स यूल गेट एज 100 न्यूटन. और जो ये वाली टीम है ये जीत जाएगी, यानी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. So those kind of forces in which there is some net force and the body gets displaced, gets deformed are known as unbalanced forces. These are some more examples of unbalanced forces. You can see in the first case again net force is not zero, net force की direction है towards 50 Newton. In this case also net force will be downward because the downward weight is more as compared to the frictional force. In this case also motion of the vehicles is also an example of unbalanced forces, and again we have rocket propulsion also an example of unbalanced forces. तो generally जब हम एक force की बात करते हैं जो किसी भी motion को rest में या rest को motion में ला सकती है, तो हम जो force की बात कर रहे हैं वो होती है unbalanced force. Then comes Newton's first law of motion. But Newton's first law of motion discuss करने से पहले Aristotle, which was a great philosopher, according to him the motion of the bodies can be maintained, और उसको मेंटेन करने के लिए एक कंटिन्यूस पुश और पुल चाहिए. तो एरिस्टोटल ने कहा कि एक पुश और पुल विच इज़ बेटर नोन एज फोर्स. अ फोर्स इज नीडेड सो दैट द बॉडी कैन बी इन मोशन. बट देन गैलीलियो discarded Aristotle's statement. गैलीलियो ने कहा कि नहीं, किसी भी बॉडी को मोशन चेंज करने के लिए ही पुश या पुल की ज़रूरत है, यानी फोर्स इज नीडेड ओनली टू चेंज द स्टेट. यानी कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो अपने आप ही मोशन में ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, इफ इट इज़ मूविंग ऑन अ रोड
या फिर ये ग्राउंड पे मूव कर रही है तो ये मोशन में ही रहेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि थोड़ी देर बाद तो वो रुक जाती है, बट गैलीलियो ने उसका प्रूफ दिया कि वो रुक इसलिए जाती है क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, विच मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू गैलीलियो अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। और इसी को सही मानते हुए न्यूटन ने 3 लॉज दिए। एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज inertia. So first we are going to discuss what is inertia so that you can understand what is Newton's first law of motion. So inertia क्या है? Inertia is the property of an object that resists changes in its motion. Simple language में अगर हम कहें तो inertia क्या है? Inertia किसी भी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं कर सकता। An object at rest tends to stay at rest. इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास एक बुक है, अगर ये बुक टेबल पे पड़ी है तो ये टेबल पे ही रहेगी। मैं आज भी इसको देखूँ तो ये टेबल पे ही है, कल भी देखूँगी तो टेबल पे ही होगी, अपने आप तो कहीं नहीं जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू कीप मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर एक बॉल जो है उसको मैं एक बार मोशन दे के फोर्स दे के छोड़ दूँ और मान लो ये ग्लास की टेबल है, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, तो ये बॉल जो है ये मोशन में ही रहेगी, अपने आप ये नहीं रुक सकती। तो ये क्या है? इनर्शिया। सो इनर्शिया इज व्हाट? अ प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो चीज़ सर्कल में घूम रही है वो सर्कल में घूमती रहेगी, जो चीज़ स्ट्रेट लाइन में है वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। ये है इनर्शिया। नाउ द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज, यू कैन सी, हम ये एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं। एक ग्लास के ऊपर हमने, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक रख दिया कॉइन, और अगर हम इसको एक फोर्स देते हैं, एक जर्क देते हैं, यू कैन सी दैट दिस कार्डबोर्ड विल मूव फॉरवर्ड वेयर एज दिस कॉइन विल मूव डाउनवर्ड इन द ग्लास, विच मीन्स कि कॉइन जो था इज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कॉइन के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सिमिलरली अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज दैट द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बस, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बस में हैं तो हमें एक जर्क लगता है बैकवर्ड इफ बस सडनली स्टार्ट्स। अगर बस एकदम से शुरू हो जाती है then you feel a jerk because our body was at rest, so we were having inertia of rest. तो हमें मोशन में लाने में कुछ टाइम लगता है। अब इस पिक्चर को देख के आप समझ ही गए होंगे that this is the inertia of motion. अगर एकदम से हमारा व्हीकल जो मोशन में है वो रुक जाए तो हमारी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड फॉल कर जाएगी बिकॉज वी आर हैविंग इनर्शिया ऑफ मोशन। बस में भी हमें ऐसा ही फील होता है, एकदम से जब ब्रेक लगती है तो हम क्या करते हैं, वी फॉल फॉरवर्ड बिकॉज आवर बॉडी इज इन मोशन। या फिर जब हम कोई ट्रेन जो है वो चल रही है और उससे उतरते हैं तो हम थोड़ी देर भागते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है अभी भी मोशन में है। एकदम से आप चलती ट्रेन में से उतर जाओगे और रुक जाओगे, यू विल फॉल फॉरवर्ड। सो वी हैव टू कीप रनिंग सो दैट आवर बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। देन वी हैव इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि हमारे पास ये जो है एक स्टोन है, हमने उसको टाई किया है एक सर्कल में, ये सर्कल में ही घूमता रहेगा, पर जैसे ही ये स्ट्रिंग जो है ये टूट जाएगी, दिस स्टोन विल फॉल टेंजेंशियली आउटवर्ड, यानी इसकी टेंडेंसी अभी भी सर्कल में घूमने की होगी, बट क्योंकि फोर्स जो है वो खत्म हो गई है तो ये टेंजेंशियली बाहर को गिरेगा। सिमिलर इज यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन अ फास्ट मूविंग बस negotiates on a curved road, the passengers fall toward the center. Another example is you can also observe the sparks during the sharpening of the knife. The sparks are also tangentially outward. Similarly, जब हम एक curved road पे राउंड करते हैं तो हम बाहर को गिरते हैं क्योंकि हमारी टेंडेंसी अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाने की है, but as you turn you fall outward. Now next very important thing, mass is the measure of inertia. अब इस क्वेश्चन में यू हैव अ बॉलिंग बॉल एंड अ टेनिस बॉल, क्या इन दोनों का इनर्शिया सेम होगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट थिंग इज इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं कर सकता,
यानी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बॉडी का मास कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा विच मीन्स उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी उतनी ज़्यादा उसकी इनेबिलिटी होगी अपनी स्टेट को चेंज करने की। सो यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड दैट मास is directly proportional to inertia, और you can say inertia is directly proportional to mass। यानी इन दोनों में से क्योंकि बॉलिंग बॉल का मास कम है, सॉरी ज़्यादा है, बॉलिंग बॉल का मास ज़्यादा है और टेनिस बॉल का मास कम है, इसका मतलब क्या है कि टेनिस बॉल जो होगी उसका इनर्शिया लो होगा एज कंपेयर टू बॉलिंग बॉल का इनर्शिया हाई होगा। तो हमें स्टेट चेंज करने के लिए बॉलिंग बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ये क्या है? इनर्शिया की डेफिनेशन। अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट, विच मीन्स कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। एंड द फर्स्ट लॉ ऑल्सो डिफाइंस फोर्स, ये हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स की डेफिनेशन कैसे? क्योंकि ये बताता है कि एक पुश या पुल ही है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। टू सम अप, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन, यानी वो अपने आप अपनी मोशन चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। किस पे? एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि मास है और मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इनर्शिया जो है वो सेम रहेगा चाहे बॉडी अर्थ पे है चाहे कहीं भी है, बिकॉज मास रिमेन्स द सेम, इट इज़ द वेट विच चेंजेस। तो जहाँ पे मास आएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मास हमेशा सेम रहेगा। जिनका मास ज़्यादा होगा उनका इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ बॉलिंग बॉल एज कम्पेयर टू अ गोल्फ बॉल। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ डिस्कस करने से पहले आपको मोमेंटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो मोमेंटम अगर आप बुक्स में पढ़ो उसमें लिखा होता है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, विच सिंपली मीन्स किसी भी बॉडी के पास मोमेंटम तभी होगा जब वो मोशन में होगी। एक रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी के पास मोमेंटम नहीं होता। एंड इट इज़ द मोमेंटम विच गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो you'll write m into v. Since velocity is a vector quantity, momentum is also a vector quantity. So you'll write momentum is a vector quantity and its SI unit, इसके SI unit क्या होंगे? kg meter per second, and in CGS it is measured as gram centimeter per second. Since mass of the body remains constant, which means that the momentum varies with the velocity. हमारे पास ये है velocity और ये हमारे पास है momentum. It varies directly, so you'll draw a straight line. बट सपोज रॉकेट प्रोपल्शन जैसे केस में इफ़ द मास स्टार्ट्स चेंजिंग देन यू कैन ऑल्सो से दैट मास के चेंज होने से भी मोमेंटम चेंज होता है। एंड अगेन इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, सपोज यू हैव अ बस विच इज़ हैविंग मास 1000 kg एंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव अ गन हैविंग मास 5 kg एंड वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। इनमें से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? आप कहोगे बस का। क्यों? क्योंकि बस जो है वो बहुत बड़ी है तो उससे जो है इंसान जो है वो हर्ट हो सकता है, वेयर एज गन जो है वो बहुत छोटी है। बट नो, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट मोमेंटम इज़ ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और वाइस वर्सा। प्रोडक्ट जो है वो दोनों का है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम हमारे पास 5000 kg है और यहाँ पे भी हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू है वो 5000 kg है। सो यू विल ऑलवेज फाइंड द प्रोडक्ट एंड देन यू विल आंसर, यानी बस भी उतना ही इम्पैक्ट देगी जितना गन देगा। तो दोनों केसेस में मोमेंटम सेम रहेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस न्यूटन्स सेकेंड लॉ। टिल देन स्टडी हार्ड ऑल